तो दोस्तों, मेरी बात मानकर ये वीडियो को जरूर देखो। आज मैं लेकर आया हूं एक नया मानवा। ये मानवा इसेकाई फैंटेसी और सोलो लेवलिंग का मिक्सचर है। इस मानवा में अपना मेन कैरेक्टर, जिसे हम एमसी बोलने वाले हैं, वो बस एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। लेकिन क्या वो पीसफुल लाइफ जी पाएगा या नहीं, वो सब हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दुनिया खत्म हो रही होती है, हर जगह धमाके हो रहे होते हैं। बैकग्राउंड में एमसी की आवाज आ रही होती है और वो कह रहा होता है, मुझे अर्थ को छोड़ के यहां पे आए 20 साल हो चुके हैं। आज के दिन मुझे कैसे भी करके डीमन लॉर्ड को हराना ही होगा और इस दुनिया को बचाना होगा। कि तभी कोई एमसी पे एक बहुत बड़ा अटैक करता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं, डीमन लॉर्ड होता है और वो कहता है, तुमने इसे भी इंड्योर कर लिया, तुम सच में एक हीरो कहलाने के लायक हो। लेकिन तुम्हारे साथियों का कंडीशन सही नहीं दिख रहा है। फिर हमें एमसी के कंपेनियन को दिखाया जाता है। उनमें से एक सेंटिस रहती है, एक मेज रहता है और एक नाइट रहता है। उसके बाद एमसी कहता है, ये बातें तुम कह रहे हो, तुम्हारा भी हालत ज्यादा सही नहीं है। ये सुन के डीमन लॉर्ड गुस्सा हो जाता है और वो एमसी पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर एमसी भी उस पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जिससे बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। उसके बाद मेज मैजिक बैरियर बना के अपने और बाकी सभी लोगों को उस इंपैक्ट से बचाता है। उसके बाद डीमन लॉर्ड अपने सेकेंड अटैक को रेडी करते हुए बोलता है, अगर तुम मेरे सामने नहीं झुके तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वो एमसी पे अटैक कर देता है। एमसी उसके अटैक को आते हुए देख रहा होता है। फिर वो अपने स्पीयर को बहुत स्पीड में रोटेट करके डीमन लॉर्ड के अटैक को डिफेंड करता है। उसके बाद एमसी अपने अटैक को रेडी करके बोलता है, चलो इसे खत्म किया जाए। फिर एमसी पैराडॉक्स फ्लेम नाम का अटैक डीमन लॉर्ड पे करता है। डीमन लॉर्ड उसके अटैक को डॉज करके उससे दूर चला जाता है। उसके बाद एमसी बहुत स्पीड में डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ता है और डीमन लॉर्ड भी उससे फेस टू फेस फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर डीमन लॉर्ड और एमसी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। उनके फाइट से आसपास के जितने भी चट्टाने होते हैं वो टूटने लगते हैं। फिर डीमन लॉर्ड अपने पंजे से एमसी पे अटैक करता है। फिर एमसी अपने स्पीयर से उस अटैक को रोक लेता है और वो घूम के डीमन लॉर्ड पे अटैक करता है। एमसी के अटैक से डीमन लॉर्ड बोलता है, इन सॉफ्ट अटैक से मेरे ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आएगा। तो एमसी अपने स्पीयर को घुमाते हुए कहता है, तुमने कहा सॉफ्ट अटैक, और वो डीमन लॉर्ड पे लगातार अटैक करते हुए कहता है, यही अटैक तुम्हारे एरोगेंस को काटने के लिए काफी है। कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। डीमन लॉर्ड डिफीट हो गया रहता है। एमसी के ब्लैक फ्लेम से डीमन लॉर्ड का आधा शरीर जल रहा होता है। एमसी उसके सामने खड़ा होता है। फिर डीमन लॉर्ड एमसी को कहता है, मुझे नहीं लगा था कि कोई इस दुनिया में मुझे टक्कर देने के लायक है। तो एमसी कहता है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस दुनिया से नहीं हूं। तो एमसी की बात सुन के डीमन लॉर्ड कहता है, तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो, छोड़ो, वैसे भी इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। अभी वैसे भी मैं खत्म हो रहा हूं, लेकिन मैं रेसोरेक्ट होके वापस आऊंगा। लेकिन फिर डीमन लॉर्ड शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या मैं इरेज हो रहा हूं? फिर एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें रीजनरेट होने में प्रॉब्लम हो रही है ना? ये जो ब्लैक फ्लेम तुम्हें जला रही है वो मेरा स्पेशल एबिलिटी है, जिसका नाम मैंने पैराडॉक्स फ्लेम रखा है। ये दूसरे फ्लेम से अलग है। इसे जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब है इमोशन, मेमोरी, ईगो, फियर और ऐसी ही चीजें। एमसी
आगे कहता है, सदियों तक तुम्हें खुद को बार बार रेस्टोरेट करने का आदत हो गया था, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो चल रहा है वो तुम्हारा एग्जिस्टेंस है। तो डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है, इसका मतलब मैं इस बार पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। मेरे खत्म होते ही तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि जिन लोगों को तुम अपना कंपेनियन मानते हो वो लोग तुम्हारे यहां पे मरने का वेट कर रहे हैं। उसके बाद एमसी कहता है, हाँ मुझे पता है, चलो मैं सेंटिस से स्टार्ट करता हूं। ये कहती है ये मुझसे प्यार करती है, लेकिन सच तो ये है मेरे आउटसाइडर होने के कारण से ये भी मेरे मरने का इंतजार कर रही है। ये सब इसके प्लान का ही एक पार्ट है, क्योंकि जब वो टाइम आएगा मैं डीमन लॉर्ड को मार दूंगा और इनसे फाइट करना स्टार्ट करूंगा, तो मुझे इस पे अटैक करने में हेजिटेट हो। और एमसी पीछे मुड़ के सेंटिस से पूछता है, मैंने सही कहा ना सेंटिस? तो सेंटिस उसका कोई जवाब नहीं देती और वो चुप ही रहती है। आगे एमसी कहता है, और ये दोनों सेम ही है। नाइट को भी ऑर्डर मिला है, जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो वो मुझे खत्म कर दे। इसके बदले में उसे नेशनल ट्रेजर रिवॉर्ड के तौर पे एम्परर से मिलेगा। उस डरपोक एम्परर को लगता है कि मैं उसके थ्रोन को हथियार लूंगा। फिर वो नाइट एमसी को कहता है, तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? एमसी आगे कहता है, और वो जो मेज है उसको ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, और मैं स्लेवरी सिस्टम के खिलाफ हूं। उसकी वजह से ये भी मुझसे हेट करता है और मुझे मारना चाहता है। अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो ये लोग तुम्हारे मरने के बाद मुझे भी मार देंगे। ये बातें मैं पहले से ही जानता था। उसके बाद डीमन लॉर्ड कहता है, हीरो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम मुझे मार सकते हो, और जितने लोग तुम्हारे खिलाफ है तुम उन्हें इजीली डिफीट कर सकते हो, तो तुम फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? तो एमसी कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बस अपने घर जाना है। ये सुन के डीमन लॉर्ड शॉक हो जाता है। फिर एमसी अपनी स्टोरी बताता है। 20 साल पहले 2005 में मैं अर्थ पे एक ऑर्डिनरी 30 साल का ऑफिस वर्कर था, लेकिन किसी गॉडेस ने मुझे इस दुनिया में लाके पटक दिया। तुम्हें पता है कि हमारी दुनिया में इस तरह की फैंटेसी स्टोरी बहुत सारी है, जिसमें एक मामूली इंसान बहुत आसानी से दूसरी दुनिया को बचाता है। लेकिन जब मैं इस दुनिया में आया, मैंने देखा ये दुनिया पहले से ही खत्म हो चुकी थी। मैंने हर एक मेथड को यूज किया अपने दुनिया में वापस जाने के लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। बस मुझे कहा गया था एक ही तरीका है अपने दुनिया में जाने का, और वो था इस दुनिया के सारे मॉन्स्टर को मार दो और इस दुनिया को बचा लो। उसके बाद मैंने 20 साल खुद को ट्रेन करके मॉन्स्टरों को मारना सीखा, लेकिन फिर जब मैं एक बच्चे को बचाने के लिए विलेज जा रहा था, तो गार्ड लोगों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें इस बच्चे को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। उसको बचाने के लिए मेडिसिन का यूज करना बर्बादी होगा। इस दुनिया में हर चीजें पूरी तरह अलग है। यहाँ पे घायल लोगों को बचाने के बजाय उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम यह है कि यहाँ का मेडिकल नॉलेज पूरी तरह कम है, जिसकी वजह से अगर किसी के हाथ में इन्फेक्शन हुआ रहता है तो वो पूरे हाथ को ही काट देते हैं। और हीलर लोग जो कि इलाज करने के लिए मैजिक यूज करते हैं, उन्हें हमेशा बैटलफील्ड के लिए रखा जाता है। इसी वजह से वो लोग किसी घायल का इलाज भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ चीजें तो इससे भी ज्यादा हॉरिफाइंग है। जब मैं उस बच्चे को प्रीस्ट के पास ले गया तो वो लोग मुझसे ही सवाल पूछने लगे कि मैंने इसे क्यों बचाया। इस बच्चे के अंदर डीमन आ गया होगा, इसी वजह से मॉन्स्टर लोगों ने इसे छोड़ दिया है। इसीलिए हमें इसका एक्सॉर्सिज्म करके इसे बचाना होगा। उनके एक्सॉर्सिज्म कहने का मतलब है उन लोगों को जिंदा जला देना। ये दूसरे दुनिया के कमीने लोग, इनके पास कोई भी इंसानियत नहीं है, और मैं
20 साल ये सब एंड्योर करने के बाद आज अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। फिर एमसी आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा मिशन कंप्लीट कर लिया है जो तुमने मुझे दिया था, और अब तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करो। कि तभी आसमान से बहुत ज्यादा ही लाइट आने लगती है। उसके बाद वहां पर एक पोर्टल बन जाता है। उस पोर्टल से हमें गॉडेस दिखाई दे रहे होते हैं। फिर एमसी कहता है, गॉडेस तुम्हें याद है ना हमारे प्रॉमिस के बारे में? मुझे यहाँ का हर एक चीज याद रखना चाहिए। मेरा हर एक एक्सपीरियंस, मेरा मेमोरी और मेरा सोल, सब कुछ प्रिजर्व करके वापस से मुझे अर्थ पे भेजना होगा। तो गॉडेस मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें ये दुनिया सच में पसंद नहीं आई? जबकि तुमने इतना ज्यादा पावर गेन कर लिया है, अब तो तुम मुझसे भी लड़ सकते हो। लेकिन फिर भी तुम वापस अर्थ पे क्यों जाना चाहते हो? अगर तुम वापस से चले गए तो तुम्हारा अचीवमेंट कोई काम का नहीं रहेगा। उसके बाद एमसी कहता है, तुम अपनी एक्टिंग बंद कर दो। तुम्हें भी पता है अगर मैं यहां से चला जाऊंगा तो तुमको भी बहुत ज्यादा रिलीफ फील होगा। तो गॉडेस कहती है, हाँ तुमने सही कहा, इस दुनिया को एक और मॉन्स्टर की जरूरत तो नहीं है। क्या तुम्हें सच में ऐसा करने से रिग्रेट तो नहीं होगा ना? फिर एमसी कहता है, मेरी सबसे बड़ी डिजायर यही है कि मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा, बस मुझे यही चाहिए। तो गॉडेस कहती है, तो ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर एमसी अपने हाथ को देखते हुए सोचता है, ये बकवास सी दूसरी दुनिया, फाइनली मैं इसे छोड़ के जा रहा हूं। और फिर उस पे आसमान से लाइट गिरती है। गॉडेस साथ में कह रही होती है, क्योंकि तुम्हारी फिजिकल बॉडी पहले ही अर्थ पे खत्म हो चुकी है, तो तुम्हारे सोल को नए वेसल में डाला जाएगा। उसके बाद एमसी पूछता है, वैसे मैं किसके शरीर में जाने वाला हूं? तो गॉडेस कहती है, मैं इसे अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन वो एक ऐसा बॉडी है जिसका अंत बहुत ही दुखद होगा। फिर भी मुझे मालूम है तुम उस बॉडी में कैसे भी करके सरवाइव कर लोगे। फिर एमसी सोचता है, जब तक मैं अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगा तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस बॉडी में जाऊंगा। और वो उस लाइट के साथ वहां से गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एमसी अर्थ पे वापस आ गया रहता है। फिर उसे मिरर दिखाई देता है और वो मिरर के पास जाके खुद को देखता है। उसके बाद वो बोलता है, अच्छा अब से मुझे इसके बॉडी में जीना होगा। अब से ये मेरी बॉडी है और मेरा फेस ऐसा है। मैं सच में अर्थ पे वापस आ गया हूं। फिर एमसी क्लीन वाटर और फ्राइड चिकन को देख के बहुत खुश हो रहा होता है और वो रोते हुए कहता है, मैंने ये सब चीजें बहुत मिस की। अब जाके मैं वापस से एक पीसफुल लाइफ जीने वाला हूं। हम उसके अपार्टमेंट के बाहर का सीन देखते हैं। वहां पे बहुत सारी लाइट बीम एक जगह से निकल रही होती है और स्काई की तरफ बढ़ रही होती है। ये पोर्टल जैसा लग रहा होता है। एमसी उसे नोटिस नहीं करता और वो आगे सोचता है, पहले तो मुझे यहाँ के टाइम के हिसाब से सब चीजों को एडॉप्ट करना होगा। और वो कैलेंडर को देख के सोचता है, अरे ये तो 2025 है। इसका मतलब अर्थ और उस वर्ल्ड का टाइम एक ही जैसा चल रहा था। हम साथ में देखते हैं वो लाइट बीम और भी बड़ा हो रहा होता है। फिर एमसी बोलता है, मैं कैसे भी करके यहां पे एडजस्ट हो ही जाऊंगा। उस दुनिया की तरह यहां पे भी थोड़ी ना हॉरिफाइंग चीजें होती होगी। अगले सीन में हम देखते हैं एमसी स्काई की तरफ देखकर बोल रहा होता है, कितना क्लियर और ब्राइट स्काई है। मैं ये देखने के लिए तरस गया था। और वो जब पीछे मुड़ने वाला रहता है कि तभी उसके बिल्डिंग के ग्लास पे एक मॉन्स्टर आ जाता है। एमसी उसे देख के शॉक हो जाता है और वहीं फ्लोर पे गिर जाता है। फिर उसे किसी अनाउंसमेंट की आवाज आती है। कोई अनाउंस कर रहा होता है, जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द अंडरग्राउंड शेल्टर में पहुंच जाए, यहाँ पे
एक रिफ्ट अपीयर हुआ है। ये सुन के एमसी सोचता है यहाँ पे चल क्या रहा है, और वो अपने सामने का व्यू देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने उसी तरह के बहुत सारे मॉन्स्टर उसके अपार्टमेंट के ग्लास पे चिपके हुए रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो ग्लास टूट जाता है, सारे मॉन्स्टर अंदर एंटर कर गए रहते हैं। एमसी उन मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है। सारे मॉन्स्टर एमसी का पीछा कर रहे होते हैं। एमसी सोचता है यहाँ चल क्या रहा है, इस तरह के मॉन्स्टर यहाँ कैसे आए। फिर एमसी सारे मॉन्स्टर से बच के दूसरी तरफ भागता है। उसके बाद वो अपने सामने के हॉलवे में एक बच्चे को देखता है। उस बच्चे ने अपने हाथ में एक स्टिक पकड़ा होता है। फिर एमसी उसके पास जाके बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से शेल्टर की तरफ भागो। तो बच्चा कहता है, अरे मिस्टर, क्या तुमने मॉन्स्टर को देखा है? तुम्हें पता है वो किधर है? मैं उन्हें मारने जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अगले सीन में हम देखते हैं एमसी उस बच्चे के साथ जा रहा होता है। एमसी बच्चे से बात करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल लिया रहता है, और वो सोचता है 13 साल से ही अर्थ ऐसा है, और जो पोर्टल की तरह है जिसे रिफ्ट भी कहते हैं, वो अचानक से कहीं पे अपीयर हो जाता है। उनमें से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। रिफ्ट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, वो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और किधर अपीयर होंगे। और ऊपर से ये बच्चा शेल्टर भी नहीं जाना चाहता है, और मैं इसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकता हूं, इसीलिए मुझे भी अब इस बच्चे के साथ ही जाना पड़ेगा। फिर एमसी गुस्से में सोचता है, मैं उस हेल जैसे जगह को कैसे भी इंड्योर करके अर्थ पे वापस आया हूं, और यहां पे आके क्या देखा, ये भी एक हेल बन चुका है। उसके बाद वो बच्चा एमसी से पूछता है, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों के बारे में क्यों नहीं मालूम है? तो एमसी कहता है, क्योंकि मैं अभी तक अमेरिका में रह रहा था। ये सुन के वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और एमसी से पूछता है, फिर तुम यहां पे वापस से कैसे आ गए? तो एमसी कहता है, छोड़ो ये सब, तुम ये बताओ जो तुम हंटर के बारे में कह रहे थे वो क्या होता है? फिर वो बच्चा खुश होके कहता है, वो मेरा फेवरेट हंटर है, ली स्वीन, जो कि जनाबी गिल्ड से है, और वो दुनिया के बेस्ट हंटर लोगों में 10th रैंक पे है। उसने बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट किया है। उसके बाद एमसी सोचता है, मैंने इस बच्चे से बहुत सारी बातें पता कर ली है, लेकिन मैं अभी भी ये सुनकर शॉक हूं कि कोई नॉर्मल ह्यूमन किसी मॉन्स्टर से अकेले ही फाइट कर रहा है, वैसे ही जैसे कि जिस दुनिया से मैं आया हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो बच्चा उस हंटर की तारीफ कर रहा होता है कि तभी एमसी उसके मुंह पे अपने हाथ को रख के उसका मुंह बंद करता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। उसके बाद हम देखते हैं एमसी के सामने वाले साइड हॉल में बहुत सारे मॉन्स्टर बैठे हुए रहते हैं। फिर एमसी सोचता है, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। अच्छा है, इस बॉडी में एवरेज पर्सन से ज्यादा स्ट्रेंथ है। मुझे एक साथ बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट करने का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मुझे इनसे डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं इस बच्चे का क्या करूं? अगर मैंने इसे यहां पे अकेले छोड़ दिया तो ये यहीं पे मारा जाएगा, और ऊपर से मेरे पास कोई अच्छा वेपन भी नहीं है। कि तभी उसे एयर में ब्लू कलर का कुछ दिखाई देता है। एमसी इस चीज को देखकर सोचता है, यहां पे भी एयर में माना कैसे हो सकता है? और मुझे पूरा विश्वास है कि ये माना उसी वर्ल्ड के माना की तरह है। मैंने जो 20 साल से माना इकट्ठा किया था वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन यहां पे माना अगर हवा में है तो इसका मतलब है मैं पैराडॉक्स फ्लेम स्किल यूज कर सकता हूं, और वो अपने हाथ में माना गैदर करके मॉन्स्टर पे अटैक करता है। उस अटैक से हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहीं पे गिर जाता है और उसका बॉडी ब्लैक फ्लेम से जलने लगता है। एमसी के इस अटैक को देखकर वो बच्चा बहुत ही अमेज हो जाता है, और वो एमसी की तारीफ करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था आपके पास भी यूनिक स्किल है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? उसके बाद वो बच्चा मॉन्स्टर की तरफ जाते हुए कहता है, मुझे ये कंफर्म करना है कि ये मॉन्स्टर मरा है कि नहीं। हंटर एकेडमी के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि तभी वो मॉन्स्टर उठ के उस बच्चे पे अटैक करता है।
फिर एमसी मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और उसे अटैक करने से रोक देता है। उसके बाद एमसी उस बच्चे से स्टिक मांगता है। हम देखते हैं तब तक सारे मॉन्स्टर एमसी पे अटैक करने के लिए रेडी हो गए रहते हैं। फिर एमसी उस स्टिक को स्पीयर की तरह यूज करते हुए बहुत स्पीड में सारे मॉन्स्टर को बीचों बीच काट देता है। उसके बाद एमसी सोचता है, सच में ऐसा हो रहा है? मुझे नहीं लगा था अर्थ पे वापस आके ये ब्लड की बदबू वापस से स्मेल करनी पड़ेगी। मैं उस हेल को एंड्योर कर रहा था इस होप में कि मैं वापस से अर्थ पे आके एक पीसफुल लाइफ जी पाऊंगा। लेकिन अगर अर्थ भी ऐसा ही है तो उस वर्ल्ड और इस वर्ल्ड में कोई फर्क ही नहीं रहा। उसके बाद हम शेल्टर का सीन देखते हैं। शेल्टर का दरवाजा खुलता है। एमसी और वो बच्चा शेल्टर में एंटर करते हैं। उस बच्चे की माँ उसकी तरफ दौड़कर जाती है। एमसी उस बच्चे की माँ के कपड़े और गहने देखकर सोचता है, अच्छा ये बच्चा रिच फैमिली से है, इसी वजह से ऐसी हरकतें कर रहा था। कि तभी शेल्टर शेक करने लगता है और वहां पे एक मॉन्स्टर दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है। शेल्टर के अंदर मॉन्स्टर को देखकर सारे लोग भागने लग जाते हैं। एमसी वहीं पे खड़ा रहता है और वो बच्चा भागते हुए एमसी को कहता है, हे मिस्टर, हमें यहां से जल्दी भागना होगा, तुम यहां पे क्यों खड़े हो? एमसी वहीं पे खड़े होकर सोचता है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, मैं बस अपनी दुनिया में जाना चाहता था और मैं अपनी पीसफुल लाइफ को फिर से जीना चाहता था। क्या मैंने बहुत ही ज्यादा मांग लिया? और वो उस बच्चे को कहता है, तुम इतने रिच हो फिर भी तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो? इससे अच्छा तो तुम किसी सेफ जगह पे चले जाओ और एक अच्छी जिंदगी जियो, तो तुम्हें किसी मॉन्स्टर से फाइट भी नहीं करना पड़ेगा। फिर वो बच्चा एमसी को कहता है, हमारी फैमिली एक सेफ जगह पे छुपे हुए थे, हमने सोचा ये सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मॉन्स्टर आ गए और उसने मेरे डैड को मार दिया। तब हमें रियलाइज हुआ अर्थ पे अब कोई भी सेफ प्लेस नहीं बचा है, इसीलिए मैं एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनना चाहता हूं। और वो चिल्लाते हुए कहता है, और मैं इस दुनिया को बचाना चाहता हूं। तो एमसी हंसते हुए कहता है, तुम ग्रेट हंटर बनोगे लेकिन तुम इस दुनिया को नहीं बचा पाओगे। और वो मॉन्स्टर पे अटैक करते हुए कहता है, क्योंकि वो मैं करने वाला हूं। दुनिया को बचाना उसका काम है, जिसने इसे पहले भी किया है। अगले सीन में हम देखते हैं एमसी अपने रूम में बैठकर गेम खेल रहा होता है और वो सोचता है, मुझे दूसरी दुनिया में समन कर लिया गया था और वहां पे जाके मैंने 20 साल तक मॉन्स्टर से फाइट किया। फिर मैं वापस अर्थ पे आया अपने फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए। मुझे थोड़ा भी समय नहीं मिला, आते ही मेरा सामना मॉन्स्टर से हो गया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस था जो कि मैं बच गया, और ऊपर से मैंने उस बच्चे को प्रॉमिस किया कि मैं इस दुनिया को बचाने वाला हूं। लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, इससे मुझे क्या? मुझे तो मेरा मनपसंद गेम और खाने को सब कुछ मिल ही रहा है। वैसे भी इस दुनिया को बचाने के लिए पहले से यहां बहुत हंटर लोग हैं। उसके बाद वो अपने मोबाइल से खाने का ऑर्डर करने लगता है और वो अपने बैलेंस को देखकर सोचता है, मैंने लगभग सारे पैसे खत्म कर लिए हैं जो इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर ने बचा के रखा था, और इसने भी अपना जॉब खो दिया था क्योंकि इसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। अब जबकि सब पैसे खत्म हो चुके हैं तो मुझे कोई ना कोई जॉब ढूंढना होगा, लेकिन लगता नहीं है कि मेरे लिए कोई भी नॉर्मल जॉब बचा होगा, क्योंकि मॉन्स्टर पोर्टल से कभी भी अचानक से अपीयर हो जाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, इसीलिए जो बची हुई कंपनी है वो नए लोगों को जल्दी हायर भी नहीं कर रही। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है हंटर बनने का। वैसे भी मुझे इस काम का एक्सपीरियंस तो है ही। अगले सीन में हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं क्योंकि वहां पे हंटर सिलेक्शन टेस्ट चल रहा होता है। एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा होता है, आजकल सिलेक्शन टेस्ट फॉर्मेलिटी हो गया है, अब तो तुम अपना यूनिक स्किल दिखा के भी सेलेक्ट हो सकते हो। और वो दूसरे लोगों को देखते हुए कहता है, ये सब एक ही जैसे हैं, सब नॉर्मल स्किल वाले लोग हैं। फिर हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ जाती है। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड और बहुत सारे लोग रहते हैं। हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है
जिसका वो बच्चा फैन था। इसका नाम ली श्विन है, जो वर्ल्ड हंटर रैंक पे 10 पोजीशन पे आती है। वो किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए आई रहती है। उसके बाद हम देखते हैं वो किसी का प्रोफाइल देख के बोल रही होती है। इसका नाम हेनचैंग है। इसने हंटर एकेडमी से ग्रेजुएट किया है और इसका एबिलिटी है इलेक्ट्रोकाइनेसिस। क्या इसका पावर बैटरी चार्ज करने में यूज होता है? तो ली श्विन का बॉडीगार्ड कहता है, नहीं, ये एक हंटर कैंडिडेट है, ना कि कोई पावर जनरेटर। बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्किल्ड है। फिर ली श्विन कहती है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। रिफ्ट में हंटिंग करना एक रियल कॉम्बैट है। तो उसका दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूं। एकेडमी में एक्सीलेंट होने के बावजूद भी बहुत लोग रियल कॉम्बैट में अच्छे नहीं होते हैं। उसके बाद ली श्विन उसे टॉफी देते हुए कहती है, हाँ, तुमने सही कहा। और वो सोचती है प्रैक्टिकल और रियल कॉम्बैट पूरी तरह डिफरेंट होता है। हंटर एकेडमी के स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रियल चीजों को एंड्योर करने में, क्योंकि वो लोग ज्यादातर सेफ ट्रेनिंग करते हैं। हेनचैंग को भी बहुत समय लगेगा इसे अडेप्ट करने में। फिर अनाउंसमेंट होता है, हंटर लोग, आपके पेशेंस के लिए थैंक यू। हम अपना पहला मैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सुन के ली श्विन मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लोग अपना वैल्यू बढ़ाओ जिसे मैं तुम्हें चुन सकूं। फिर आगे एंकर अनाउंसमेंट करता है, ये कैंडिडेट तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये एक सिविलियन है जिसने हंटर एकेडमी में भी नहीं पढ़ा है, फिर भी इसमें इतना गट्स है कि ये स्टेज पे आ गया। उसके बाद एमसी स्टेज पे आ जाता है। उसके बाद अनाउंसमेंट होता है, ये रहा हमारा फर्स्ट कैंडिडेट जिसका नाम है यू चेन शियोक। एंकर आगे कहता है, मैं रूल पहले ही बता दूं, पर्सनल वेपन जो कि एसोसिएशन से प्रोवाइड नहीं किए गए हैं वो अलाउड नहीं है और लाइफ थ्रेटिंग इंजरी करना मना है। फिर एमसी सोचता है, क्योंकि मैंने हंटर बनने का डिसाइड कर लिया है तो पहले मुझे इस दुनिया को खत्म होने से बचाना होगा और साथ ही साथ मुझे एक अच्छी जिंदगी भी जीनी है। एमसी और उसका अपोनेंट आमने सामने रहते हैं। उसके बाद रेफरी फाइट स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट करता है। फिर एमसी का अपोनेंट अपने फायर वाली स्किल के साथ एमसी पे अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो हंसते हुए कहता है, मेरा अपोनेंट कोई ऐसा आदमी है जिसने अपने अंदर थोड़ा भी माना गैदर नहीं किया है। तुम खुद को लकी समझो कि तुम मुझसे हार रहे हो। उसके बाद वो एमसी पे अटैक करता है, लेकिन एमसी अपने वेपन को वहीं पे छोड़ के उसके सामने से गायब हो जाता है। एमसी को ऐसा गायब होते देख उसका अपोनेंट शॉक हो जाता है। एमसी उसके साइड से अपीयर होता है और उसके पेट पे एक पंच मारता है और दोबारा से उसके फेस पे पंच मारता है। एमसी के 2 ही पंच में वो बंदा वहीं ग्राउंड पे बैठ जाता है। फिर एमसी सोचता है, मैंने सिर्फ अपने हाथों को यूज किया क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं अपने वेपन का यूज करूंगा तो इससे ज्यादा इंजरी हो जाएगी, लेकिन ये मेरे खाली हाथों से ही इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया। इसका मतलब ये सच में एक बिगिनर है। एमसी की इस फाइट को देखकर ली श्विन पूरी तरह शॉक हो जाती है और अपने बॉडीगार्ड से पूछती है, ये बंदा कौन है? फिर उसके बारे में टैब में सर्च करने लगती है। वो देखती है एमसी ने किसी मामूली से कंपनी में काम किया है। फिर उसका बॉडीगार्ड उसे कहता है, इसने थोड़ा भी माना अपने बॉडी में गैदर नहीं किया है और बिना कोई माना गैदर किए इस तरह का फाइट दिखाना मुश्किल है। हो सकता है वो लकी हो, इसी वजह से वो फाइट जीत गया। ये सुन के ली श्विन उसे ब्लैक कैंडी देती है, जिसका मतलब है वो उसे चुप होने के लिए कह रही है। उसके बाद ली श्विन कहती है, वो आदमी जानबूझकर माना गैदर नहीं कर रहा है। फिर हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है। वो अपने ओपोनेंट को कह रहा होता है, मुझे अपने एबिलिटी को प्रूफ करना ही होगा, इसी वजह से मुझे तुम्हें अच्छे से हराना होगा। उसके बाद एमसी उसके फेस पे एक पंच मारता है। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है, इस मैच का विनर है कैंडिडेट यू चेन शियोक। उसके फाइट को देखकर सारे लोग चौंक गए रहते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ली श्विन
उन लोगों को ही देख रही होती है और वो मुस्कुराते हुए सोचती है जब तक ये लोग उसे आंक रहे होंगे उससे पहले मैं अपना मूव चल देती हूँ, मुझे इसका रियल स्किल देखना है। और वो उठ के एसोसिएशन प्रेसिडेंट के पास जाने लगती है। उसके बाद हमें एमसी का फाइट दिखाया जाता है। वो अपने अपोनेंट से फाइट करते हुए सोच रहा होता है, इतना वीक, बिगिनर हंटर कुछ ज्यादा ही वीक नहीं है। और वो अपने अपोनेंट लोगों से इजीली विन करते हुए सोच रहा होता है, अभी तक मैंने जितने भी लोगों से फाइट किया है सब एक ही लेवल के हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है? हंटर एकेडमी में वो लोग हंटर्स को क्या सिखा रहे हैं? और हम देखते हैं एमसी सबको इजीली डिफीट कर रहा होता है और वो सोचता है यहाँ कोई अच्छा अपोनेंट नहीं है क्या? उसके बाद एक लड़की स्टेज पे आती है। ये वही लड़की है जिसका प्रोफाइल हंटर ली शुइन देख रही थी। उस लड़की की एंट्री के बाद एंकर अनाउंसमेंट करता है, हमारा फाइनल कैंडिडेट है हैन चैंग। क्या ये भी हमारे मिस्टीरियस सुपर रूकी को हरा पाएगी कि नहीं? फिर एमसी हैन चैंग को कहता है, हो सकता है तुम कुछ अलग कर सकते हो, क्योंकि आज मैंने जितने भी लोगों से फाइट किया है उनमें सबसे ज्यादा माना तुमने गैदर किया है। तो हैन चैंग कहती है, लेकिन तुम्हारे पास तो थोड़ा भी माना नहीं है, लगता है तुम यहां तक लक से ही आए हो, लेकिन अब तुम्हारा लक काम नहीं आने वाला है। उसके बाद एमसी कहता है, क्या ये लाइन हंटर एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है? फिर हैंशन कहती है, जिस हिसाब से सिर्फ तुम अपना पंच यूज कर रहे हो, लगता है तुम्हारे पास कोई यूनिक स्किल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पे कोई मर्सी दिखाऊंगी। उसके बाद एमसी सोचता है, मेरे पास तो एक यूनिक स्किल है, लेकिन मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है तुम लोग इससे ज्यादा इंजर्ड हो जाओगे। फिर हैंशैंग अपने लाइटनिंग स्किल को यूज करते हुए एमसी पे अपने स्वॉर्ड से बहुत फास्ट और पावरफुल अटैक करती है। एमसी उसके अटैक को ब्लैक फ्लिप मार के डॉज कर लेता है। एमसी को इतने फास्ट अटैक को भी इस तरह डॉज करता हुआ देख हैंशन शॉक हो जाती है। फिर एमसी उसके स्किल को समझते हुए कहता है, जितनों से मैंने आज फाइट किया है उनमें से तुम्हारा स्किल अभी तक का सबसे बेस्ट स्किल है, लेकिन तुमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दिया। तो हैंशन पूछती है, वो क्या है? उसके बाद एमसी कहता है, अटैक करते टाइम सोचना, तुम बहुत ज्यादा ही सोच रही थी कि मुझे कब अटैक करना है, और तुम बहुत ज्यादा ही फोकस थी फास्ट अटैक करने के लिए। लाइटनिंग स्पीड होने के बावजूद भी तुमने अटैक करने से ज्यादा सोचने पे ध्यान लगा दिया। और वो हंसते हुए कहता है चाहे तुम्हारा अटैक कितना भी फास्ट हो और पावरफुल रहे, लेकिन कोई इडियट ही होगा जो अपने एनिमी पे स्ट्रेट लाइन पे अटैक करेगा। ये सुन के हैंशैंग गुस्सा हो जाती है और वो दोबारा से एमसी पे लाइटनिंग अटैक करते हुए कहती है, मैं तुम्हें बिना उस टेक्निक को यूज करते हुए भी हरा सकती हूं। फिर एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है, क्या तुम इडियट हो? मैंने जब तुम्हारा फास्टेस्ट अटैक को डॉज कर लिया तो इस अटैक से मेरा क्या होगा? उसके बाद हैंशैंग अपने अटैक को और भी इंटेंस करते हुए एमसी पे लगातार अटैक करती रहती है। एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है, ये कुछ ज्यादा ही कर रही है, ये अपने आप को फोर्स कर रही है एक साथ बहुत ज्यादा माना यूज करने के लिए। अगर ये इसी तरह माना यूज करती रही तो इसकी बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और वो हैंशैंग के पास जाके कहता है, ये बहुत कूल था, लेकिन अब इसे यहां खत्म कर देना चाहिए। फिर एमसी हैंशैंग के पेट पे एक पावरफुल पंच मारता है और लगातार उसके पूरी बॉडी पे पंच मारता ही रहता है, और लास्ट में उसके फेस पे पंच मार के उसे वही नॉकआउट कर देता है। इस फाइट को देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद एमसी वहां से जाते हुए सोचता है, जितने भी लोगों से मैंने आज फाइट किया है उनमें से ये सबसे ज्यादा ही स्किल्ड थी, लेकिन इतना जल्दी हार जाना, इसका मतलब तो ये है ये ज्यादातर अपने माना पे ही डिपेंड करती थी, ना कि अपने फिजिकल ट्रेनिंग पे। फिर एमसी अपने पीछे का सीन देखकर शॉक हो जाता है। हैंशैंग ने वापस से हाथ उठा लिया रहता है, वो अभी भी फाइट कंटिन्यू करना चाहती है कि तभी
कोई एंकर के पास जाके उसके कान में कुछ कहता है। उसके बाद एंकर अनाउंसमेंट करता है, टूर्नामेंट का शेड्यूल चेंज कर दिया गया है। इस मैच का विनर है यू चैन शियोक। लेकिन अभी कुछ देर में विनर यू चैन शियोक और एक्टिव हंटर ली शुइन के बीच में एक स्पेशल मैच होगा। ये सुन के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और चीयर करने लगते हैं। फिर एमसी सोचता है, ऑडियंस के रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है ये हंटर बहुत ज्यादा स्किल्ड है। क्या इसने ये स्पेशल मैच खुद से ही सेटअप किया है? मेरे एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इस तरह की चीजें उस वर्ल्ड में भी हुआ करती थी। उसके बाद ली शुइन अपने स्वॉर्ड को लेकर स्टेज पे एंटर करते हुए कहती है, बिना किसी वार्निंग के ये मैच सेटअप करने के लिए मैं तुमसे पहले ही माफी मांगती हूँ। वैसे भी मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तुम्हारे स्किल को टेस्ट करने के लिए। मैं हूं ली शुइन जनाबी गिल्ड से। ऐसा लगता है ये स्टेज अब तक तुम्हारे लेवल का नहीं था, लेकिन मेरे साथ कैसा रहेगा? तुम चाहो तो रिफ्यूज कर सकते हो। फिर एमसी सोचता है ये वही लड़की है जो वर्ल्ड हंटर रैंकिंग पे 10th नंबर पे आती है, प्लस इससे जो ऑरा आ रहा है ये कोई ब्लफ नहीं है, ये सच में रियल प्रो हंटर है। अभी के मेरे बॉडी कंडीशन के हिसाब से मैं इसे अपने स्पीयर से भी नहीं जीत सकता हूं, लेकिन मैं इसे ट्राई जरूर करूंगा। फिर एमसी कहता है, ठीक है हम शुरू करते हैं। उसके बाद एंकर एमसी से पूछता है, क्या तुम अभी स्टार्ट करना चाहते हो? तो एमसी कहता है, सच कहूं तो अभी तक मेरा 1% भी स्टेमिना खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद एमसी सोचता है, इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए मेरे लिए ये परफेक्ट ओपोनेंट होगी। और एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं ये समझूं कि मेरा वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया है? अगले सीन में हम देखते हैं सब लोग एमसी और ली शुइन के फाइट को बहुत सीरियस होकर देख रहे होते हैं। एमसी और ली शुइन बहुत इंटेंस फाइट कर रहे होते हैं। एमसी ली शुइन के अटैक को डिफेंड करते हुए सोचता है, एक वुमेन की बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है? और वो ली शुइन पे अटैक करते हुए उसे पुश करता है। आगे वो सोचता है, पहले के मुकाबले मेरा स्पीड बहुत ज्यादा कम हो चुका है और इसमें कोई ओपनिंग भी नहीं दिखाई दे रही है। ऊपर से इस बॉडी में इतना ज्यादा फिजिकल एबिलिटी नहीं है जिसे मैं अच्छे से यूज कर पाऊं। फिर एमसी की इस कंडीशन को देख के ली शुइन हंसते हुए कहती है, बहुत दिनों के बाद मुझे कोई फाइट अच्छा लगा। लेकिन तुम इतने जल्दी थक गए। फिर भी तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे लगा कि तुम 5 मिनट भी नहीं टिकोगे, लेकिन तुम मेरे साथ लगातार 30 मिनट से फाइट कर रहे हो। फिर वो एमसी पे अटैक करती है। एमसी उसे अपने तरफ आते हुए देखकर सोचता है, देखा जाए तो मेरे पास कोई भी माना नहीं बचा है और ऊपर से इस एटमॉस्फेयर में भी कोई माना नहीं बचा है। मैं इसे यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे इसे यूज करना ही होगा। फिर एमसी पैराडॉक्स फ्लेम एबिलिटी यूज करता है। तब तक ली शुइन एमसी पे अटैक कर देती है, लेकिन एमसी उसके अटैक को डॉज करके पीछे की तरफ जंप करता है। एमसी को ऐसे डॉज करते हुए देख ली शुइन सोचती है, मैंने पक्का पूरे फोर्स के साथ इस पे अटैक किया था, इसे डॉज नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये इसे डॉज कैसे कर पाया? उसके बाद ली शुइन एमसी से पूछती है, अब ये ब्लैक फ्लेम क्या है जो तुम्हारी बॉडी से निकल रहा है? फिर एमसी अपने बॉडी में पैराडॉक्स फ्लेम को यूज करते हुए सोचता है, ये मेरा स्पेशल एबिलिटी है जिसे मैं अर्थ पे आने से पहले लगातार यूज करता था। मैं इस पावर पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। ये नॉर्मल फ्लेम से पूरी तरह अलग है। ये फ्लेम किसी चीज को जलाती नहीं है, बल्कि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जलाती है। और अभी मैं जिस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जला रहा हूं वो है मेरा थकान। फिर एमसी बहुत स्पीड में ली शुइन पे अटैक करता है। ली शुइन एमसी के अटैक को डिफेंड करते हुए कहती है, तुम बहुत जल्दी ही रिकवर हो गए। उसके बाद एमसी और ली शुइन वापस से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। फिर ली शुइन सोचती है, यहाँ क्या चल रहा है? एयर में जो माना का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है?
दोस्तों, जब फायर किसी चीज को जलाता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। वैसे ही पैराडॉक्स फ्लेम किसी को जलाता है तो वो माना रिलीज करता है। और यहाँ पे एमसी माना को यूज करके पैराडॉक्स फ्लेम स्किल यूज कर रहा है। और अब पैराडॉक्स फ्लेम की वजह से एमसी की थकान खत्म हो रही है और माना रिलीज हो रहा है। यहाँ एक तरह से एंडलेस साइकिल चल रहा है। उसके बाद ली शुइंग एमसी पे अटैक करती है। एमसी उसके अटैक को इजीली डॉस कर लेता है और हंसते हुए कहता है मैं इस फाइट को ऐसे ही बहुत देर तक कर सकता हूँ। क्या तुम्हें उस तरह के लोग पसंद है जो जल्दी क्विट नहीं करना चाहते? तो ली शुइंग कहती है नहीं, मैं तो उनसे नफरत करती हूँ। दोस्तों, जैसे हम किसी पेड़ को जलाते हैं तो वो राख पीछे छूटती है और वो जो राख है उसे हम दोबारा नहीं जला सकते। इसी तरह पैराडॉक्स फ्लेम एक अवशेष छोड़ती है और एमसी जिस कंसेप्ट को यूज करके पैराडॉक्स फ्लेम यूज करता है वो अगर पूरी तरह खत्म हो जाए तब पैराडॉक्स फ्लेम डिसअपियर हो जाता है। अगले सीन में ली शुइंग अपने घड़ी में टाइम देखते हुए बोलती है तुम 4 घंटे 17 मिनट टिक गए, क्या तुम एक और राउंड फाइट करना चाहोगे? तो एमसी कहता है नहीं नहीं, इसे यहीं पे रोक दो। दोस्तों, यहाँ पे एमसी फाइट हार जाता है क्योंकि हमें पता है अभी उसकी बॉडी अच्छी कंडीशन में नहीं है और अगर उसने खुद पे पैराडॉक्स फ्लेम यूज ना करके बल्कि ली शुइंग पे यूज किया होता तो ये फाइट एमसी ही जीतता। उसके बाद ली शुइंग एमसी को एक बड़ा लॉलीपॉप और साथ में अपना बिजनेस कार्ड देती है। इस लॉलीपॉप का मतलब है एमसी से फाइट करके वो बहुत खुश हुई और वो कहती है हम इस बारे में डिटेल में फोन पे बात करेंगे, तुम बस मुझे एक कॉल कर देना। फिर अनाउंसमेंट होता है हंटर सिलेक्शन टेस्ट खत्म हो गया और आज का विनर है यू चैन शियोक। प्लीज यू चैन शियोक, आप स्टेज पे आइए और अपना अवार्ड रिसीव कीजिए। अगले सीन में हम देखते हैं एमसी लॉलीपॉप खाते हुए मोबाइल चला रहा होता है और वो सोचता है स्मार्टफोन में ही हंटर लाइसेंस है। पहले के टाइम में इस तरह की चीजें पेपर पे दिए जाते थे, इसमें हंटर कम्युनिटी भी है, इसे हम यूज कर सकते हैं इक्विपमेंट खरीदने के लिए, मॉन्स्टर बाय प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ऊपर से हम इसमें हंटर एसोसिएशन इमरजेंसी नोटिस भी पढ़ सकते हैं। सच में इस फोन में ही सब कुछ है कि तभी कोई हट्टा कट्टा लंबा सा आदमी एमसी के पास आके कहता है तुम स्क्रीन से अच्छा तो सामने से दिख रहे हो। एमसी उसे देखकर सोचता है अरे ये कितना लंबा है, ये तो मेरे से 2 मीटर बड़ा होगा। और वो उससे पूछता है तुम कौन हो? फिर वो आदमी अपना बिजनेस कार्ड एमसी को देकर कहता है मैं हंटर ह्यून चोंग ह्यून हूं, मैं ताइबे गिल्ड से हूं। मैं सीधा तुम्हें कहना चाहता हूं तुम ताइबे गिल्ड में आ जाओ और मेरे टीम मेंबर बन जाओ। अगर तुम मेरे अंडर आ जाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम एक दिन पक्का ही बहुत नाम कमाओगे। उसके बाद एमसी सोचता है इसे देखकर ये लग नहीं रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे ली शुइंग की बातें याद आ जाती है और वो सोचता है मुझे तो उससे भी बात करना है। फिर एमसी उसे कहता है मैं सोच के तुम्हें अपना डिसीजन बताता हूं। तो यून चियोंग ह्यून हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा आंसर अभी चाहता हूं? तुम आराम से सोच के बताओ। और वो एमसी के कंधे पे हाथ रख के कहता है लेकिन तुम इसके बारे में अच्छे से सोचना। उसके इस बिहेवियर को देखकर एमसी सोचता है मुझे ताइबे गिल्ड में तो पक्का ही नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ली शुइंग और एमसी फोन पे बात कर रहे होते हैं। ली शुइंग ने एमसी को एक लोकेशन पे बुलाया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं एमसी एक कैफे में जाता है। ली शुइंग वहां पे पहले से बैठी रहती है और उसे अपने पास बुलाती है। फिर एमसी उसके पास जाता है। उसके बाद एमसी ली शुइंग के सामने बैठता है और कहता है मुझे एक पर्सन ने अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की, वो बहुत हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा इंसान था। फिर ली शुइंग समझ जाती है कि एमसी किसके बारे में कह रहा है और वो हंसते हुए कहती है जब
यून चंग ह्यून ने तुम में इंटरेस्ट दिखा दिया है, तब दूसरे गिल्ड तुम्हारी तरफ आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। फिर एमसी हंसते हुए कहता है तो क्या इसका मतलब जनाबी गिल्ड भी मुझे अपने टीम में शामिल करने का हिम्मत नहीं करेंगे? तो लिशुन कहती है वैसे भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें अपने टीम में शामिल करने का। मैं चाहती हूं तुम बिना गिल्ड में एफिलिएटेड हुए हमारे साथ काम करो एक फ्रीलांसर के तौर पे। यून चंग ह्यून तुम्हें अपने टीम में जूनियर पोजीशन पे रखना चाहेगा। फिर एमसी कहता है ये जूनियर पोजीशन क्या है और ऊपर से ये पार्टनर हंटर भी क्या होता है? तो लिशुन कहती है अच्छा तुम तो हंटर एकेडमी से नहीं हो तो तुम्हें इस सब के बारे में नहीं पता होगा। कोई भी हंटर जब किसी गिल्ड से एफिलिएटेड होता है तो उसे पहले जूनियर पोजीशन ही मिलता है, फिर उसके बाद वो सीनियर पोजीशन पे जाता है और उसके बाद वो उस गिल्ड का पार्टनर हंटर बन सकता है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि जूनियर और सीनियर हंटर किसी टीम से बिलोंग करते हैं जिसे पार्टनर हंटर कमांड देता है। पार्टनर हंटर को सैलरी नहीं मिलती है बल्कि उसको कुछ परसेंट शेयर मिलता है। तुम्हें किसी गिल्ड से होने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें कोई जूनियर और सीनियर रैंक पे जाने की जरूरत है। तुम सीधा पार्टनर हंटर बन सकते हो। उसके बाद एमसी कहता है अच्छा मैं समझ गया, अगर मैं फेम और रिस्पेक्ट गेन कर लूंगा तो अपने आप ही गिल्ड वाले मुझे ढूंढते आ जाएंगे। तो लिशुन हंसते हुए एमसी को कैंडी देती है और कहती है तुमने सही कहा। फिर एमसी सोचता है ये बार बार मुझे कैंडी क्यों देती रहती है। उसके बाद एमसी बोलता है क्योंकि मेरे पास कोई कनेक्शन और एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई गिल्ड मुझे रिक्वेस्ट नहीं करेगा पार्टनर हंटर बनने के लिए। तो लिशुन कहती है मैं तुम्हारा इसमें मदद करूंगी। फिर एमसी कहता है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम मेरे लिए इतना क्यों करना चाह रही हो। उसके बाद लिशुन कहती है अगर तुम अपने फ्यूचर में इतना ज्यादा रेप्यूटेशन और फेम गेन कर पाओ जिससे तुम्हें कोई गिल्ड पार्टनर हंटर बनाना चाहे, उस टाइम बस तुम एक बार जनाबी गिल्ड को याद कर लेना। और वो एमसी को एक फाइल देते हुए कहती है तुम इसे एक बार देखो। फिर एमसी उस फाइल को देखते हुए कहता है ये क्या है? तो लिशुन कहती है एक रिक्वेस्ट आया है इंशियन सिटी से, वहां पे एक जगह है जिसको ग्योडोंगडो आइलैंड कहते हैं। वहां पे 2 साल पहले एक रिफ्ट अपीयर हुआ था जिसे कोई क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद एमसी कहता है इसका मतलब है मुझे वहां जाना पड़ेगा और उस रिफ्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो लिशुन कहती है नहीं, तुम्हें बस वहां पेट्रोलिंग करने जाना है और साथ में देखना है कोई नया रिफ्ट तो अपीयर नहीं हो गया। अगर रिफ्ट अपीयर हुआ होगा तो तुम उसे क्लियर कर सकते हो। फिर एमसी फाइल को पढ़ते हुए कहता है ये काम 1 महीने बाद स्टार्ट होगा। मुझे इस काम के 5 मिलियन वन अप दिए जाएंगे और अगर मैंने कोई रिफ्ट को क्लियर किया तो 15 मिलियन वन अप ऊपर से और मिलेंगे। देखा जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग जॉब है लेकिन इसका पेमेंट उतना नहीं है। उसके बाद लिशुन हंसते हुए कहती है अगर ये तुम्हें सही नहीं लग रहा तो खुद से स्ट्रांग बनो और फेमस हो जाओ, उसके बाद पैसे तुम्हारे जेब में आते ही रहेंगे। ये सुन के एमसी कहता है ठीक है मैं ये करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं लिशुन कार में जा रही होती है। वो अपने गिल्ड के बॉस से फोन पे बात करती है। फिर लिशुन का बॉस लिशुन से पूछता है यू चैन चियोक किस टाइप का इंसान है? तो लिशुन कहती है वो एक सिविलियन है, उसने वेपन मैंडेटरी टूर्नामेंट बिना कोई वेपन के पूरा कर लिया और वो मेरे खिलाफ 4 घंटे टिका रहा। उसके बाद वो पर्सन कहता है सच में क्या तुमने अपने पावर को सप्रेस तो नहीं किया था? तो लिशुन कहती है बॉस मैं एक पुरानी हंटर हूं, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने हर टाइप के हेल जैसे प्लेस को सरवाइव किया है। इसको तो मेरे सामने 2 मिनट भी नहीं टिकना चाहिए था, लेकिन मेरे फुल पावर यूज करने के बावजूद भी वो
4 घंटे मेरे खिलाफ टिका रहा। मुझे नहीं लगता कि मैं उस तरह के पर्सन को दोबारा कभी देख पाऊंगी। फिर उसका बॉस कहता है, तुम चाहे उसका कितना भी तारीफ करो, लेकिन ग्योडोंगडू आइलैंड का मिशन उन हंटर को दिया जाता है जिसके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस होता है। उसकी स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या वो वहां पे टिक पाएगा? तो लिशविन कहती है, अगर आपका कंसर्न ये है तो बॉस आप चिंता मत करो, मैंने उसके लिए एक रिलायबल पार्टनर चुन लिया है। उसके बाद उसका बॉस लिशविन से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है अगर वो तुम्हारे लेवल पे पहुंच जाएगा तो वो कितना पावरफुल हो जाएगा? तो लिशविन कहती है, आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो मेरे लेवल पे पहुंच गया तो वो आपको भी आराम से हरा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं एमसी अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ रहता है और उसने कुछ चीजें ऑर्डर किए रहते हैं और वो उन चीजों के डिलीवरी का ही वेट कर रहा होता है। फिर डिलीवरी मैन आता है और एमसी को सारा सामान देकर चला जाता है। एमसी ने अपने लिए एक स्पीयर मंगाया रहता है और साथ में कुछ एलिक्सर। दोस्तों, एलिक्सर पोशन की तरह होता है जिसमें कंडेंस माना स्टोर रहता है और इसे हंटर इमरजेंसी में यूज करते हैं। उसके बाद एमसी सोचता है, माना को यूज करने का सिंपल तरीका है, तुम्हें बस एटमॉस्फेयर से माना को अपनी बॉडी में स्टोर करना है और जब तुम्हें माना की जरूरत हो तो उसे सीधा यूज करो। और ये इलिक्सर प्रोसेस को बहुत कम समय में ही पूरा कर देता है। लेकिन मैं माना दूसरे तरीके से यूज करता हूं। मैं स्टोरेज प्रोसेस को स्किप कर देता हूं और डायरेक्टली माना एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता हूं। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है और इससे एक और फायदा होता है, माना चैनल और भी फैल जाता है जिससे तुम एक साथ बहुत सारे माना यूज कर सकते हो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, जब तक माना चैनल फैलेगा नहीं तब तक मैं बहुत कम ही अमाउंट में माना को यूज कर पाऊंगा, इसीलिए मैं बहुत पावरफुल अटैक नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हम इंचियोन सिटी का सीन देखते हैं। वहां पे बहुत सारे हंटर लोग आए हुए रहते हैं, सब लाइन में लगे हुए रहते हैं शिप से ग्योडोंगडू आइलैंड जाने के लिए। फिर एमसी हैंशन को देखता है। उसके बाद हैंशन एमसी को कहती है, जबकि हम एक ही स्वाड में हैं तो हमें मिलके ये मिशन पूरा करना चाहिए। तो एमसी कहता है, ऐसा मैं क्यों करूं? फिर हैंशन कहती है, क्योंकि तुम मेरे से स्ट्रांग हो, तो मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें देखकर बहुत कुछ सीख सकती हूं। उसके बाद एमसी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मेरे कंधे बोझ से बहुत दर्द कर रहे हैं। तो हैंशन जोक को नहीं समझ पाती है और एमसी को कहती है, लगता है तुम्हारा शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, तुम्हें क्रोनिक डिसलोकेशन की बीमारी है, ये बहुत डेंजरस है। फिर एमसी सोचता है, इस बच्चे के पास थोड़ा भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। उसके बाद कोई सब हंटर लोगों को एक जगह बुलाता है और वो सबको मिशन के बारे में समझाने लगता है और वो कहता है, हमारे साथ ऐसे हंटर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनका ये फर्स्ट टाइम होगा, इसीलिए आप लोग उनके साथ मिलके ये मिशन को पूरा करें। फिर वो रिफ्ट के बारे में समझाने लगता है। वो बोलता है, रिफ्ट को क्लासिफाइड किया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और अनक्लासिफाइड। जो जितना कम क्लास का रहता है वो उतना ज़्यादा डेंजरस रहता है। इसका मतलब क्लास 1 सबसे ज़्यादा डेंजरस है। किसी भी एरिया में जो सबसे पहला रिफ्ट अपीयर होता है उसे हम अल्फा रिफ्ट कहते हैं और ग्योडोंगडू आइलैंड का पहला अल्फा रिफ्ट है चर्च के पास, जो कि अभी तक अनक्लासिफाइड रिफ्ट है। वैसे मैं पहले बता दूं कि रिफ्ट का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो टाइम के साथ और भी स्ट्रांग हो जाते हैं, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अल्फा रिफ्ट को अप्रोच न करें, तो इसी में ही सबकी भलाई है। हमारा मिशन बस ग्योडोंगडू आइलैंड की पेट्रोलिंग करना है और साथ में आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करना है
नए रिफ्ट को जो कि हाल में ही अपीयर हुए होंगे। उसके बाद वो लोग ग्यो डोंगडू आइलैंड में पहुंच जाते हैं। उनमें से कुछ लोग कह रहे होते हैं, मुझे तो यहीं से बुरा एनर्जी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे मेरा खून सूख रहा है। एमसी इन लोगों की बातें सुनकर सोचता है, अरे ये लोग कितना ड्रामा कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग शिप से उतर के आइलैंड पे चले जाते हैं। कुछ लोग साथ में खड़े होके प्लान बना रहे होते हैं। एमसी वहीं पे खड़ा होके उन लोगों की बातें सुन रहा होता है और उनको अपना प्लान बताते हुए कहता है, हमें अपना बेस इस टेंपल को बनाना चाहिए और वहीं से अपना मिशन ऑपरेट करना चाहिए। तो उनमें से एक बंदा कहता है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम नए हंटर हो? और ऊपर से हमें उस टेंपल को ही क्यों बेस बनाना चाहिए? फिर एमसी कहता है, तुम उस टेंपल से अल्फा रिफ्ट को आसानी से देख पाओगे और उसे हम रहने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो क्या वहां पे बेस बनाना सही नहीं रहेगा? तो वो लोग एमसी की इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्लेस है जहां पे हम अपना बेस बना सकते हैं, तो हमें माउंटेन पे चढ़ के उस टेंपल को ही क्यों अपना बेस बनाना है? और ऊपर से मैं तुम जैसे अनएक्सपीरियंस हंटर की बात क्यों मानूं? ये सुन के एमसी सोचता है, ऐसे लोग जो कि लॉजिक को भी गलत मानते हैं, इन जैसे इडियट भी दुनिया में होते हैं। फिर एमसी उन लोगों से हट के दूसरी तरफ जाने लगता है। उसके पीछे हैंशंग रहती है और एक और बंदा एमसी का पीछा कर रहा होता है। एमसी उस बंदे को देखकर सोचता है, मैं समझ सकता हूं हैंशंग क्यों मेरा पीछा कर रही है, लेकिन ये बंदा कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? फिर एमसी उस लड़के से कहता है, तुमने कहा कि तुम्हारा नाम किमिन जी है, मैं सोच रहा हूं तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो वो बंदा एमसी को कहता है, तुम लोग नए हंटर हो, मुझे चिंता हो रही थी तुम लोगों को ऐसे अकेले छोड़ने की। तो एमसी हंसते हुए कहता है, थैंक यू जो तुम हमारे बारे में इतना सोच रहे हो। और वो सोचता है, चलो इन लोगों के बीच में कोई अच्छा पर्सन तो है। कि तभी एमसी उन लोगों को रुकने का इशारा करता है और कहता है, तुम लोग शांत हो जाओ और सामने की तरफ देखो। उन लोगों के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। फिर किमिन जी पैनिक होते हुए कहता है, हमें वापस चले जाना चाहिए और इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। तो एमसी कहता है, पहले तो तुम शांत हो जाओ, वैसे तुम्हारा यूनिक स्किल क्या है? फिर किमिन जी कहता है, क्या तुम इनसे फाइट करने का सोच रहे हो? तो एमसी कहता है, हंटर लोग ही ना मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, मैं तुमसे वापस से पूछ रहा हूं, तुम्हारा यूनिक स्किल कौन सा है? उसके बाद किमिन जी कहता है, मेरा यूनिक स्किल फायरबॉल है। फिर एमसी कहता है, ये बहुत अच्छी बात है, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो तुम उन पे पहले अटैक करना। ये सुन के किमिन जी शॉक हो जाता है। तभी हैंगचैन एमसी से पूछती है, मुझे क्या करना होगा? उसके बाद किमिन जी कहता है, ये तो पागलपन होगा, हम बस 3 लोग इतने सारे मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकते, और ऊपर से ये तुम लोगों का फर्स्ट मिशन है, इसीलिए हमें दूसरे हंटर्स को भी यहाँ पे बुला लेना चाहिए। तो एमसी कहता है, वो यहाँ पे टाइम पे नहीं आ पाएंगे, हम उनसे बहुत दूर आ चुके हैं। ये सारे मॉन्स्टर अभी एक साथ यहीं पे है, इन्हें हमें अभी खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो ये बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एमसी की बात सुन के किमिन जी सोचता है, हाँ ये सही कह रहा है, पहले के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अगर हम उन्हें बुलाए भी और वो पास भी होंगे तब भी वो लोग नहीं आने वाले। फिर एमसी कहता है, हमें ही इनसे डील करना होगा और इस डिसएडवांटेज सिचुएशन में हमें सरप्राइज अटैक करना होगा। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि मिंजी तुम अपने फायरबॉल से सेंटर से अटैक करोगे और मैं राइट साइड से उन्हें ब्लॉक करूंगा। उसके बाद एमसी उन लोगों को पूरा प्लान समझा देता है। एमसी का प्लान सुन के किमिन जी सोचता है, इतना डिटेल प्लान इसने इतनी जल्दी कैसे बना लिया? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इसने इस तरह का बैटल बहुत बार फेस किया है। उसके बाद
किम मिन जी सेंटर से अटैक करता है और साथ में एमसी को कहता है, मुझे नेक्स्ट फायरबॉल अटैक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम संभाल लो। तो एमसी कहता है, चिंता मत करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर एमसी बहुत फास्ट में अटैक करते हुए सोचता है, जब तक किम मिन जी अपना नेक्स्ट अटैक रेडी करता है तब तक मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा और किम मिन जी के पास जाने से उन्हें रोकना पड़ेगा। एमसी सभी मॉन्स्टर को मारता रहता है। उसके बाद हैंग शैन अपने स्वार से उन सारे मॉन्स्टर को एक ही साथ मार देती है जो एमसी पे पीछे से अटैक करने वाले रहते हैं। फिर किम मिन जी कहता है, मेरा नेक्स्ट अटैक रेडी हो चुका है, तुम सामने से हट जाओ। उसके बाद वो जंप करके उन सारे मॉन्स्टर पे अपने फायरबॉल से अटैक करता है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। उन तीनों ने मिलके सारे मॉन्स्टर को मार दिया रहता है। उसके बाद एमसी उन्हें कहता है, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। कि तभी किम मिन जी एमसी पे गन पॉइंट कर देता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो चुका है। आखिर किम मिन जी ने एमसी की तरफ गन क्यों पॉइंट किया? अगर आप लोगों को भी ये जानना है कि आगे क्या हुआ तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड टाइप करके मेंशन कर दें। और कहानी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके हाइप भी कर देना और कमेंट में ये भी जरूर बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।